अस्सलाम वालेकुम। आज जो टेस्ट लिया गया था आप लोगों का, वो टेस्ट था, कोड था 4M3S3। 31 दिसंबर का लास्ट डेट था वो टारगेट का। उसका टेस्ट ये लिया गया था, उसी टेस्ट का एक क्वेश्चन है। हम हम लोग आज उस पर डिस्कशन के लिए बैठे हैं। एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। आप लोगों के पास नोट्स अगर अवेलेबल हो तो नोट देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। अमूमन इसको लोग क्वेश्चन टफ क्वेश्चन मानते हैं, हालांकि टफ क्वेश्चन नहीं होता है आपको। हालांकि ये भी हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट असर्शन रीजन जो है वो बहुत अच्छे से डिजाइन नहीं किया गया हो, लेकिन फिर भी असर्शन रीजन वाला भी क्वेश्चन आसान होता है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। लेकिन हम आप लोग ध्यान देंगे कि हमने एग्जाम में आपको आपसे पहले बैच को इससे पहले बैच को मैंने कहा है कि जिस क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगता है या आपको लगता है कि टफ है, उसे आप स्किप कर सकते हैं, स्किप करके आगे बढ़िए और आसान क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन एसर्शन रीजन वाला है। पहला पॉइंट एसर्शन में बताया गया है कि अगर लोहा को काट दिया जाए तो मामूली सर्दी गर्मी से फेफड़ा अफेक्टेड हो जाता है। तो इसमें एसर्शन में पूछा गया है अगर लोहा को काट दिया जाए तो मामूली सर्दी गर्मी से फेफड़ा अफेक्टेड होता है। एक पॉइंट ये है, हमको ये समझना है कि पॉइंट सही है या गलत। नेक्स्ट पॉइंट उसका रीजन बताया है कि लंग के अफेक्टेड होने की वजह ये है कि लोहात का काम फूड मैटर को लैरिंग्स में जाने से रोकना है। क्या ये बात सही है? और अगर ये सही है तो क्या ये रीजन पहले वाले का सही है? ये दोनों चीज देखना है। पहला लाइन जो कह रहा है कि अगर लोहा को काट दिया जाए तो मामूली सर्दी गर्मी से फेफड़ा अफेक्टेड होता है, ये बात तो कही गई है। लोहात में अल्लामा नफीस ने कहा है कि अल्लामा नफीस ने कहा कि कौवा को दूध के दूसरे फायदे में बताया कि फेफड़े में जाने वाली हवा पहले कौवा से टकराती है, जिससे फेफड़ा हवा की मुजरत से कुछ हद तक बच जाता है। पहला पॉइंट ये बताया। फिर आगे लिखा है अगर लोहा को काट दिया जाए तो मामूली सर्दी गर्मी से फेफड़ा मुतासिर होगा, साथ ही आवाज में जहर पैदा हो जाएगी। नहीं, पहला लाइन तो सही है। रीजन में क्या है कि लंग इसलिए अफेक्टेड होता है क्योंकि वो लोहात क्या करता है, फूड मैटर को लैरिंग्स में जाने से रोकता है। ये लाइन गलत है, ये लाइन गलत है। बेसिकली है क्या कि जो लोहात का काम वो ये है कि वो जो हवा है जो लैरिंग्स में जाती वो पहले लोहा से टकराती है, उसके मुजरत को यानी उसकी जो बैड इम्पैक्ट है उसको थोड़ा कम कर देती है। ये उसका काम है। ये काम नहीं है कि वो खाने को लैरिंग्स में जाने से रोकती है। ठीक है, बेसिकली उसका ये उसका काम नहीं है। इसका मतलब क्या, रीजन जो है वो सही नहीं बताया गया है। असर्शन सही है लेकिन रीजन सही नहीं बताया गया है, इसलिए इसका आंसर दिया गया सी। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, कोई इशू हो तो आप लोग बताते चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान होता है। स्टेटमेंट को देखिए। पहला लिखा हफर, दांत के मैल को कहते हैं। आपके नोट्स में दिया है ये एडिशन में 105 पेज नंबर 105 में, ओल्ड एडिशन एडिशन 105 में दिया हुआ। नहीं 105 नहीं, वो शायद गलत हुई है, टाइपिंग गलत हो गया है। 105 नहीं है। चलिए, हबर दांत के मैल को, टॉपिक क्या देखिएगा, हफरुल असनान। टॉपिक देखिए हफरुल असनान, उसमें क्या दिया हुआ है, उसको बोलते हैं दांतों पर मैल का जमना, इंग्लिश में टाटर बोलते हैं। आगे लिखा है हफर, दांत के उस मैल का नाम है जो मिट्टी के ठेकों के मानिंद होता है। ठीक है, नोट्स में आपको देखिए मिलेगा। जमे हुए रेत के मानिंद फूट जाता है, दांतों की जड़ों पर जमकर इतना सख्त हो जाता है इसका उतारना दुश्वार होता है। इतनी सी बात कही गई है। यहाँ पे पहला लाइन कहा गया हफर दांत का मैल, मैल को कहते हैं, ये लाइन सही है। दूसरा लाइन कहा गया हफर स्नान, हफरुल स्नान दांत का मर्ज है जिसमें दांत टूट कर झड़ते रहते हैं। इस स्टेटमेंट में पहला पॉइंट तो ठीक है, हफरुल स्नान दांत का मर्ज है, वो लाइन तक तो सही है। लेकिन आगे जो लिखा है इसमें दांत टूट कर झड़ते रहते हैं, ये लाइन गलत है। इसमें दांत टूट कर नहीं झड़ते हफरुल स्नान में। ठीक है,
बेसिकली उसका रिजल्ट में आगे क्या होता है अपनी जगह पर, लेकिन हफर प्लस स्नान सिर्फ इतना है कि उसमें दांत के जड़ों में या दांत में मिट्टी के ठेकड़ों के मानिंद जो है मैल जमा होते रहते हैं, इतनी सी बात है। ठीक है, तो पहला लाइन सही है, दूसरा लाइन गलत है। ठीक है, इट मीन्स के यहाँ पे कहा गया बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। सी में कहा गया है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स, ये सही हुआ। तो इसका सही आंसर जो है वो सी है, क्वेश्चन नंबर 2 का। आप लोगों ने क्या मारा है आपने इसमें देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा। ये देखिए मैच द फॉलोइंग, बहुत आसान क्वेश्चन हुआ करता है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में इसमें सिर्फ दांत के नाम दिए गए, कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर और मोलर, और यहाँ पे उसके जो आपके किताब में तिब्बी नाम या अरबी नाम है उसको कहा गया उससे मैच करने के लिए। ठीक है, दांत का जो इंग्लिश नाम है उसको इससे मैच कराना है। पहला जो दांत है आप जानते हैं वो है इंसीजर, दूसरा है कैनाइन, तीसरा है प्रीमोलर, चौथा है मोलर। आप लोगों ने पढ़ा होगा दांत के शुरू चैप्टर में, दांत वाले शुरू चैप्टर में ही पढ़ा होगा कि जो पहला जो दांत है जो इंसीजर, उसका नाम सनाया है, उसका नाम सनाया है। तो इंसीजर को हम लोग उर्दू में सनाया, अरबी में सनाया बोलेंगे। एक को बी को 4 से मिला दीजिए, बी के साथ 4 कौन है देख लीजिए, बी के साथ 4, ए में भी ऑप्शन है और बी में भी ऑप्शन है, इसका मतलब हमको एक और ऑप्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड देखिए कैनाइन, कैनाइन को हम लोग नाब बोलते हैं, कीला बोलते हैं, नाब या कीला, वहां पे देखे होंगे आप, नाब या कीला बोलते हैं। ठीक है, तो ए का जो सही ऑप्शन है वो है 2, ए के साथ मिलान होना चाहिए 2 का। अब देखिए बी के साथ 4, ये ए और बी दोनों में दिया हुआ है, तो सब हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पे हम, है ना। ए यहाँ पे बी के साथ 4 और यहाँ भी बी के साथ 4, यानी ए और बी दोनों सही है। अब यहाँ पे हम आते हैं दूसरा देखते हैं, ए का, ए के साथ 2, ये सही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो भाई ए में ए के साथ 2 यहाँ भी है, ए के साथ 2 यहाँ भी है, बड़ा मसला हो गया। अब तीसरा भी चेक करना पड़ेगा इसका मतलब। तो अब प्री मोलर को देखें, प्री मोलर कौन सा है, तवाहिन है या इरहा है, इस दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। तो पहले जब आप पढ़े होंगे उसके क्या बोलते हैं एनाटॉमी में, वहां पर पहले तवाहिन का नाम आया है फिर इरहा का नाम आया है। तो पहले तवाहिन का मतलब क्या हुआ, ये प्रीमोलर है, यानी सी जो है वो 3 के साथ मैच कर रहा है। अब देखिए ये सी के साथ क्या मामला है, सी के साथ एक के 1 है, एक में 3 है, 3 है, तो ये बी वाला ऑप्शन यहाँ तक सही होगा। कभी कभी ऐसा होता है, 1 ऐसा नहीं होता, 1 कभी कभी एक से ही आपका काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज्यादा आपको कंफ्यूज किया गया है। इसमें बी के पहला आपने मिलाया वो भी सही है, ए का भी दोनों सही है, दोनों साथ में है, लेकिन सी में आकर के हम अलग हुए हैं। सी में क्या है, सी में 3 ऑप्शन जो सही है प्री मोलर का तवाइन है, और सी के साथ एक जो है यानी इरहा वो गलत है। ये बहुत कंफ्यूजन वाला मैच द फॉलोइंग है। इसको आप लोग अगर देखेंगे तो कभी कभी एक ऑप्शन देख करके भी काम चल जाएगा, लेकिन कभी कभी आपको आगे बढ़ना पड़ता है, जैसे यहाँ पे आपको आगे बढ़ना पड़ा, ए भी देखना पड़ा, बी भी देखना पड़ा, सी में जाकर के आपको फाइनल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही मैच होगा वो बी है। ठीक है, यानी कैनाइन का नाम नाब है, इंसीजर का नाम सनाया है, प्री मोलर का नाम तवाहिन है, और मोलर का नाम इरहा है। ठीक है, और ये ऑप्शन बी सही है। कोई दिक्कत है, कोई सवाल है तो पूछिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, इनमें से किस तबीब ने कहा है कि दांत में हिस्स है। ये बहुत फोकस देकर मैंने क्लास में बताया भी था आप लोगों को। ऑप्शन है साबित बिन करा, अल्लामा करशी, इब्न नफीस, और चौथा है नन। जब नन होता है तो बहुत कंफ्यूजन आ जाता है कि इनमें से और चौथा है या नहीं। चौथा जो है वो सही ऑप्शन जो है वो है जालिनूस। जालिनूस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उन्होंने कहा एक टॉपिक कहाँ है, शुरू में ही होना चाहिए, हाँ, वजल स्नान जो आपको नोट्स मिला है उसमें देखिएगा, वजल स्नान में लिखा है कि
मुतकद्दिमीन अदीबा का कौल है दांतों में हिस्स नहीं है, बल्कि जालिनूस का कौल है कि दांतों में हिस्स होता है, यानी है। यहाँ पे जालिनूस का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा है? डी। इनमें से किस तबीब ने कहा कि दांत में हिस्स है? उनमें यहाँ पे तीनों में से कोई सही नहीं है। सही आंसर कौन सा है? डी। यानी यहाँ पर उनका नाम नहीं है, वो तबीब का नाम है जालिनूस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बालुन नहास क्या है? तो बालुन नहास आपने वहां पे पढ़ा होगा कि जब उसको चूरते हैं तांबे को, तब उससे जो गर्द निकलती है उसी को हम लोग तो बालुन नहास कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए दिया गया है जानवरों के बालों बालों की राख, तांबे का मैल, हलक के मर्ज की दवा। तो सही कौन सा है? तांबे की मैल, तो बालुन नहास। सही आंसर है सी। इनमें से कौन कमूर, छठा क्वेश्चन, इनमें से कौन कमूर की तरह का मर्ज हो सकता है? ठीक है, कमूर एक मर्ज है। अब हमको क्या करना है? कमूर याद रखना होगा, कमूर कैसा मर्ज है, अब फिर उसको इसमें से मिलाना है। उस तरह का मर्ज इसमें कौन सा है? कमूर के बारे में आप जानते हैं, वो आंख का मर्ज। बोलिए। सर इसमें ये जो टारगेट था इसमें ये वर्ड मिला नहीं था, मैं इसलिए ये आपने मतलब पहले पढ़ लिया है, कमूर आपने पहले ही पढ़ लिया है, पिछले ही टारगेट पे था आपके, इसे राइट? पीछे ही क्वेश्चन क्या सकते हैं। नहीं, पीछे का तो आप याद रखना है। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न आप इंशाल्लाह बदलेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस पीछे के भी रहेंगे, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। ऐसे नहीं कि आगे पढ़ते गए पीछे छोड़ते गए। ठीक है, तो कमूर जी। आंख का मर्ज है, आपने पढ़ा होगा। उसमें उसके माने होता है चकाचौंध के, जब तेज रोशनी पड़ती है आंख उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसको कमूर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दांत है, तो आंख से क्या लेना है उसको? तो अब दांत में देखिए क्या है, जहा माउल स्नान, शरीरुल स्नान, जरसुल स्नान और नन। अमूमन यहाँ पर जो ऑप्शन दिखता है लोगों को कि कमूर, अगर किसी को याद हो कि आंख का मर्ज है और ये सब तो स्नान है, तो लोग नन मार के निकल जाएंगे। ठीक है, कंफ्यूजन यहीं पर होता है। आप बोलेंगे भाई आंख का मर्ज और यहाँ पे सारे ऑप्शन दांत के हैं, तो ये जो है वो नन सही ऑप्शन लगता है। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बनाया गया है, अगर आप लोग ने ठीक से पढ़ा होगा और अगर आप उसको गहराई से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन को बनाने में बहुत सारी, ऐसे नहीं बन जाता क्वेश्चन, वक्त लगता है क्वेश्चन बनाने में, तो ऑप्शंस को चुन के डालने पड़ते हैं। तो यहाँ पे नन जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग है, और ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज करेंगे कि जो आंख का मर्ज है उससे कोई मिलता जुलता नहीं है, सब दांत का मर्ज है। लेकिन यहाँ पर मुशाबहत किस तरह की ली गई है? कमूर में एक कंडीशन है कि वो उसका जो काम है आंख का, वो देखने का है, और कमूर में मरीज देखने को बर्दाश्त नहीं कर पाता, यानी रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। यहाँ पर क्या है? शरीरुल स्नान, जरसुल स्नान मतलब दांत खट्टे होना, शरीरुल स्नान मतलब दांत का बजना, और जहा माउल स्नान के माने क्या होता है? सख्त चीजों का बर्दाश्त नहीं कर पाना। है ना? दांत का काम क्या है? चबाने का। चबाने का किसी को भी भाई, जो खिचड़ी को कहीं चबाया जाता है? खिचड़ी को काम निगलने का जबान का है, वो निगल लेगा। चबाने का काम दांत का है, जो चने को चबाता है, मकई को चबाता है, गोश्त को चबाता है, वगैरह वगैरह। तो चबाने का काम है दांत का। अगर वो चबाने से नागुजीर हो जाए, चबाना वो पसंद नहीं करे, या चबाना उसको दुश्वार महसूस हो, तब ये जो है जहा माउल स्नान कहलाता है। और यही चीज आंख के कमूर के साथ है। कमूर में कहा गया कि आंख देखने से कासिर है, जबकि उसका काम देखना है। जहा माउल स्नान में कहा गया कि दांत चबाने से कासिर है, क्योंकि हालांकि उसका काम चबाना है। तो इस हिसाब से दोनों में ममासलत है, दोनों पैरेलल डिजीज है। कमूर आंख के लिए जिस तरह से है, उसी तरह से जहा माउल स्नान कान के लिए है, सॉरी दांत के लिए। उसी तरह से हदबुल उज़्न जो है कान के लिए है, आप लोग ने पढ़ा होगा हदबुल उज़्न। उसमें कहा गया कि कान से आवाज बर्दाश्त नहीं कर पाना हदबुल उज़्न कहलाता है। ठीक है, तो ये सब पैरेलल डिजीज है, तो इसका सही आंसर जो है वो ए होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन गलत हो सकता है, गलत है, कौन सही नहीं है? रबू में कै मुफीद है, आप लोगों ने पढ़ा हो। रबू कौन सा वर्ड है? आस्थमा को बोलते हैं।
रबू अस्थमा को बोलते हैं, और उसमें कै मुफीद है, ये आपने पढ़ा है, सही वो है ये लाइन। वर में हंजरा हाद नजली, अच्छा इसको हम शेयर कर रहे हैं आपसे, वो दिख रहा है पेज? यस सर। हाँ दिख रहा है सर। चलिए ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे कह रहा है रबू में कै मुफीद है, ये लाइन सही है। आगे बढ़ते हैं। वर में हंजरा हाद नजली में मुकियात मुफीद है, ये भी कै कराने के लिए कहा गया है, सिर्फ इसको मुकियात लिख दिया गया है। मुकियात दवा का नाम है जो वोमिटिंग लाती है, तो ये लाइन भी सही है। तीसरा लाइन कहा, तबरी के मुताबिक जोंक को मारने के लिए असारून सबसे बेहतर है। आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी इसी चैप्टर में कि कभी जोंक जो है गले में फंस जाती है, जाके चिमट जाती है, उसके निकालने के लिए तबरी ने एक सेंटेंस दिया है कि उसको निकालने के लिए सबसे बेहतरीन दवा या जोंक को मारने के लिए सबसे बेहतरीन दवा कौन सी है, उसका जिक्र किया है। अच्छा, चौथा भी है नन। अब यहाँ पर देखिए, पहला सही हो गया, ए रबू तय में मुफीद है। दूसरा भी सही हो गया, बी वर में हंजरा हाद नजली, उसमें मुकियात मुफीद है, लाइन सही है। तीसरा भी सही लग रहा है, क्योंकि इसमें तबरी ने ये बात कही थी कि जो को मारने के लिए सर्टेन दवा है जो सबसे बेहतर है, लेकिन उसमें असारून के बारे में नहीं कहा, उसने ईर्षा के बारे में कहा था। ठीक है, अगर आप लोगों ने गौर से पढ़ा हुआ तो ये लाइन पढ़ करके लोग निकल जाते हैं कि तबरी के मुताबिक जो को मारने के लिए सर्टेन दवा सबसे बेहतर है। अरे तीनों सही लग रहा है, नन नन मार कर निकल जाओ, लेकिन कंफ्यूजन यहीं पर है। ये लाइन पूरी तरह से सही है, बी भी पूरी तरह से सही है। तबरी वाला लाइन में तबरी के मुताबिक जो कहा गया जो को मारने की सर्टेन दवा, वहां तक सही है, लेकिन दवा का नाम बदल दिया गया है। दवा जो सही है वो है असारून, ठीक है, लेकिन सॉरी, दवा जो सही है वो है ईर्षा, और यहाँ पर असारून का जिक्र किया गया है, इसीलिए आंसर जो होगा वो सी सही होगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ये सी वाला स्टेटमेंट गलत है। अब हम आते हैं इस पर, देखिए पेज नंबर 114 में जाइए। 114 में वहां पे लिखा होगा नोट के पेज नंबर 14 में, शायद नहीं, ये पेज नंबर शायद गलत दिखा गया है। खैर वो देख लीजिएगा, आप लोग पढ़े होंगे, नोट्स में अगर ढूंढिएगा मिल जाएगा। हाँ, 112 में तो दिया है, वल में हजरा हाथ मुकयात नाफे है। उसके बाद दमा में दिया गया है कि वोमिटिंग कराना जो है वो फायदेमंद है। ठीक है, और उसी तरह से तबरी के बारे में भी जिक्र किया गया होगा जहां पर जो का जिक्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। हाँ, इलाज बिल मसल है, देखिए यहाँ पे हमने उर्दू में या अरबी में लिख दिया है, तब आपको मीम स्वाद लाम समझ में आ रहा है, वरना आपको क्या समझ में आता? इलाज बिल मिसल है। तबरी के मुताबिक खुन्नाक कल्बी की वजह तस्मिया है, कौन सी बात सही है? ये मर्ज अक्सर कुत्तों को हुआ करती है, पहला लाइन। आगे लिखा, इस मर्ज में मरीज कुत्तों की तरह काटने दौड़ता है। तीसरा लाइन है, सी है, इसमें से मरीज के लार टपकते हैं। चौथा पॉइंट है, मरीज अपने मुंह खोलकर जबान बाहर निकाले रहता है। इस चारों में से 2 पॉइंट सही है, खुनाके कलबी से रिलेटेड 2 लाइन सही है। पहला लाइन, ये मर्ज अक्सर कुत्तों को हुआ करता है, ये लाइन सही है। और डी वाला लाइन, मरीज अपना मुंह खोलकर जबान बाहर निकाले रहता है, ये दोनों लाइन सही है। लेकिन इस दोनों लाइन में तबरी के मुताबिक कौन सही है, ये इंपॉर्टेंट है। तबरी के में सिर्फ पहले लाइन के बारे में कहा, ये मर्ज अक्सर कुत्तों को हुआ करता है, ये लाइन तबरी ने कहा, और उसी की वजह से इस मर्ज का नाम कल्बी रखा गया। ठीक है, तो बहरहाल ये डी वाला लाइन अपनी जगह पर सही है, ये भी एक वजह तस्मिया है खुन्ना के कल्बी का, यानी मरीज जो है खुन्ना के कल्बी का जो मर्ज है, उस मर्ज में मरीज अपना मुंह जबान खोलकर कुत्ते की तरह बाहर निकाले रहता है। ठीक है, और इसी वजह से उसका नाम रखा गया है बहरहाल। लेकिन इस वजह से इस लाइन को तबरी ने नहीं कहा, आपको क्या याद रखना है, इस लाइन को तबरी नहीं कहा, अलबत्ता पहला वाला जो लाइन है, ये मर्ज अक्सर कुत्तों को हुआ करता है, ये लाइन तबरी ने कहा है, और उसी की वजह से इसका नाम खुनाकर भी रखा गया। क्लियर है?
चलिए जो लाइन है 111 पेज नंबर में आपको मिलेगा, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। हाँ यहाँ पे 111 पेज नंबर में सही जो आंसर है वो ए है। अब नोट के 111 पेज नंबर में देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाज बिल मसल है, यही हम बता रहे थे कि ये इलाज बिल मिसल हो सकता था अगर आप उसको अरबी में लिखा हुआ नहीं देखते। दो इलाज बिल मिसल पढ़ते जिसमें मीम से लाम है। इलाज बिल मिसल का मतलब उसी तरह का, हम लोग इलाज बिल जिद करते हैं, लेकिन इलाज बिल जिद का उल्टा कौन सा होगा, इलाज बिल मिसल हो गया। किसी को स्टूल हो रहा है तो हम ऐसी दवा दें जिससे और स्टूल हो, मर्ज ठीक हो जाए, उसको इलाज बिल मिसल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इलाज बिल मसल है, मसलुद्दम सीरम को बोलते हैं, ठीक है। और सीरम से करने वाले इलाज को हम लोग इलाज बिल मसल बोलेंगे। तो यहाँ पर साफ सुथरा लाइन है, बहुत ज्यादा पेचीदगी नहीं है। ये कंफ्यूजन के लिए आपको हमारे कई इंजेक्शन सिंगिंग से इलाज वगैरह लिख दिया गया है। सही आंसर का जो है आंसर सी है, यहाँ पे आंसर सी बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है रिक। रिक क्या है, ये भी बहुत मतलब के छोटा सा आपको आपकी किताब में कहीं भी लिखा हुआ है, देखने में इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए। रिक जो है चमड़े का को कहते हैं जिस पर लिखा जाता है। यहाँ पे आपको एक परिंदा है, एक पथरीली नदी लिखा है, लंग का मर्ज है वगैरह वगैरह, और लास्ट में लिखा है डी, एक चमड़ा जिस पर लिखा जाता है। तो आप लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 111 पर ही है। हाँ, खुनाक कलबी में ही रिक का जिक्र है, एक किस्म का बारीक चमड़ा है जिस पर लिखा जाता है। रिक मुकीर तब कहते हैं जब चमड़े पर कितरान लगाया जाए, ठीक है। चलिए इसके बाद है 11वां, ज़बह का सबब अगर गर्म गलीज और फासिद खून हो तो किस मकाम पर सिंघी लगवाना चाहिए। यहाँ पर बहुत ही वजाहत के साथ अलग कर दिया गया, ठीक है। अमूमन ऐसा सवाल थोड़ा टफ हो जाता है और नहीं पूछा जाता, ठीक है। लेकिन है कि हम टारगेट शॉट देते हैं, और आपको टारगेट मेरे ख्याल से सिर्फ 8 पेज पढ़ना था, तो 8 पेज बहुत मुश्किल नहीं होता है 10 दिन में पढ़ना, उसको 2-3 बार भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ज़बह का सबब अगर गर्म गलीज और फासिद खून हो तो किस मुकाम पर सिंघी लगवाना चाहिए। ये याद रखने वाली चीज है। सूर्य लिखा है, चांद लिखा है, गर्दन के सातवें मोहरे लिखा है और गर्दन के दूसरे मोहरे लिखा है। सही आंसर जो है वो गर्दन का दूसरा मोहरा, ठीक है। गर्दन के दूसरे मोहरे पर सिंघी लगाना चाहिए। चलिए इनमें से कौन सी कुर्री नतुल हलकुम बनाती है। नतुल हलकुम किसे बोलते हैं, ये जो निकला हुआ है यहाँ पर बोलते हैं ना कि सबसे बोलते हैं मर्द जब जवान हो जाता है तो इसमें ये निकल जाता है ना। तो ये जो निकला हुआ है हिस्सा, इसी को हम लोग नतुल हलकुम बोलते हैं। और ये बनाने में किसका रोल है, उस कार्टिलेज का नाम पूछा है, और वो नाम उर्दू या अरबी नाम पूछा है, इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत हुआ, इसलिए आपको उसका नाम याद रखना चाहिए। सीधे सीधे नहीं पूछा, अगर उसका इंग्लिश नाम पूछता तो शायद आपको आसान होता, लेकिन यहाँ पे उसका उर्दू नाम पूछा है, अरबी नाम। तो इसमें तरसी है, हुज़ुर तरसी, हुज़ुर मुकब्बी, हुज़ुर वतदी, हुज़ुर तरजिहाली, ये 4 है। सही जो आंसर है वो है हुज़ुर तरसी, ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग एक और है, इसमें बताया गया है कि शरीर 4 अलग अलग कंडीशन दिया गया है कि ये जो टर्म है ये यूनानी टर्म है या आपके शहसबाब में अरबी टर्म दिया हुआ है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो समझना है। शरीरुल असनान, दांत का बजना, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ पैरिया और डिस्फेथिया थोड़ा सा लगता है कि टफ है, इसलिए ये चुन के दिया गया है। लिस्सा दामिया है ना, असरुल बला, बहतु सौत, सब टर्म थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसी वजह से ये क्वेश्चन बनाया गया है, और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब शरीर लोचना, दांत का बजना, ए बोलते हैं, पायरिया तो नहीं होगा, उसमें वॉइस नहीं होगा, डिस्फेजिया नहीं होगा, बक्सिज्म है। ए जो है बक्सिज्म है। ए के साथ 3 कौन मैच कर रहा है, देखिए कितना आसान हो गया ये वाला क्वेश्चन।
ए में ए के साथ 2 है, बी में ए के साथ 3 है, और ए के साथ 3 और किसी में नहीं है, ना 1 में है, ना सी में, ना डी में। तो ए के साथ 3 जो ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ बी के साथ है। तो आपको अगर कुछ आगे नहीं भी मालूम है तब भी आप बी मार करके निकल जाइए, आंसर बी है। ठीक है, अब बाकी और सर ये नहीं मालूम, बाकी आगे वाले सब मालूम है फिर। हाँ हाँ ठीक है, कभी ऐसा होता है। अब भी देख लीजिए लिस्सा दामिया, लिस्सा दामिया नहीं मालूम है, लिस्सा दामिया मालूम है पैरिया। तो अब देख लीजिए बी के साथ एक कौन शेयर कर रहा है, यहाँ पे देख लीजिए बी में, बी के साथ एक ए 1 सिर्फ बी में शेयर हो रहा है और बाकी किसी में नहीं हो रहा। अब मार के निकल जाइए, है ना। इस तरह से भी आप मैच द फॉलोइंग को डील कर सकते हैं। इसमें क्या है, असल में जो था सी और डी है वो तो क्लियर था, और हाँ मतलब ये जो तरीरुल हाँ असनान है और लिस्सा दामिया, इसमें कंफ्यूजन था, इसी वजह से जी रॉन्ग हुआ। जी जी जी, और इसीलिए आपको ये सी और डी जो है मैच करा के दिया गया है। देख रहे हैं यहाँ पे सी और डी का ऑप्शन जो है मतलब दो में मैच करा के सेम दिया है गया दो। है। जी, ताकि आप कंफ्यूज करें इससे। ठीक है, और स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तशरी कबीर के मुताबिक नॉर्मल रिस्पिरेशन में सिर्फ सीने का निचला हिस्सा हरकत करता है, ये किसने लिखा है। देखिए क्वेश्चन कहां से फंसाया गया है, क्वेश्चन फंसाया गया तशरीह कबीर से। जहां कबीर का नाम आया आपको सबसे पहला आंसर कबीरुद्दीन लगेगा। ठीक है, और कबीरुद्दीन मार के लोग निकल जाएंगे। लेकिन यहीं पर कंफ्यूजन पैदा होता है। 116 में देखिए नोट्स के 116 पेज में, हाँ क्या दिया है, जालिनूस ने तशरीह कबीर में लिखा है कि हैवान जब तंदुरुस्त होता है तो फकत उसके सीने का निचला हिस्सा हरकत करता है। ठीक है, सांस लेते हो। तो क्लियर है कि ये लाइन जो है वो जालिनूस के लिए कहा गया। तशरीह कबीर कोई कबीरुद्दीन साहब की लिखी हुई किताब नहीं है, ये जालिनूस के किताब में से लिखी गई है। ठीक है, तो सही आंसर 14 का बी है, ना कि ए। 15, नजला की वजह से होने वाले दमा में खांसी के साथ बलगम आता है, सांस में तंगी होती है और मरीज जबान बाहर निकालता है, इस हरकत को क्या कहते हैं। देखिए ये बेसिकली दमा का एक कंडीशन है, दमा, लेकिन दमा का एक कंडीशन, दमा का कौन सा कंडीशन, नजला वाली, नजला की वजह से होने वाला खांसी। दमा में खांसी जो होती है जबान बाहर निकालता है, उस हरकत को एक डिफिनेशन के तौर पर बाजाबता लिखा गया है। पेज नंबर 116 नोट्स में देखिएगा, साफ तौर से पूरी लाइन लिखी गई है। उसको लहसन कहते हैं। लहस माने होता है जबान लटकाना या जबान इस तरह से फैल गिराना। तो उसी से की निस्बत से इस पूरे को डिफिनेशन में रखा गया है। ये सही आंसर इसका होगा सी, लहसन। 16, जातुर्रिया का दूसरा दर्जा है। जातुर्रिया यानी निमोनिया, इसमें इंग्लिश में नहीं लिखा गया तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे किसके बारे में कहा गया। ठीक है, तो जातुरिया निमोनिया के बारे में कहा गया। निमोनिया के 3 दर्जात या 4 दर्जात है। पहला दर्जात इंतलाइया कंजेशन वाला, दूसरा दर्जात तकबुद एहमरारी यानी रेड हेपेटाइजेशन, तीसरा दर्जा तकबुद इगबरारी यानी ग्रे हेपेटाइजेशन, कहीं के भी चौथा दर्जा वो रेजोल्यूशन कराता है। आपकी किताब में 3 दर्जे का जिक्र किया गया है, जिसमें इंतलाइया और एहमरारी और इगबरारी है ना। इंग्लिश में नहीं लिखा गया इसलिए आप दोनों जगह कंफ्यूज करेंगे। एक तो जातुरिया क्या है, और अगर जातुरिया पता भी चल गया तो फिर अब तकबुद इगबरारी क्या है, एहमरारी क्या है, इससे आप कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है तकबुद एहमरारी, डी। नेक्स्ट है डब्बा इतफाल की मुजर्रब दवा क्या है। ये पिन पॉइंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, कि तो बुक में है, उसको आप देख करके दे दीजिए। डब्बा इतफाल बच्चे का एक तरह का निमोनिया है जिसमें पेट धंसता है ना। इसमें हब्बे धमा मिलता जुलता है, इंतसाबी दमा का ही के लिए दवा है। नन ऑफ द अबव कह के आपको कंफ्यूज किया गया। हब्बे और सारा ये कहीं से नहीं लगता कि डब्बा इतफाल में दिया जाता होगा। ये दोनों तो लगता है कि सांस के मर्ज की दवा है, ये नहीं लगता है, और यही इसका सही आंसर है, हब्बे और सारा। ठीक है, तो इसलिए नन देकर के आपको ज्यादा कंफ्यूज किया गया कि आप डब्बा इतफाल में कुछ और सोचें। ठीक है, चलिए 18 में है इम्तलाए रास की वजह से अगर नफ्सुद्दम हो तो इनमें से कौन सा इलाज बेहतर है। नफ्सुद्दम यानी नफ्सुद्दम में हेमोप्टाइसिस को बोलते हैं,
और स्पेशल कहा गया कि इम्तलाए रास की वजह से अगर नफ्स दम हो तब इलाज क्या करेंगे, ठीक है। इलाज में कहा गया है कैफाल की थ्रेड खोलें, दूसरा कहा गया गद्दी पर पचनों के साथ सिंगियां लगाएं, तीसरा क्या कहा गया कुर्स हाबिस खिलाए, चौथा लिखा है मोर देन वन। ये बड़ा कंफ्यूजन है, मोर देन वन में क्या होगा आपको मालूम होना चाहिए। इसके ऊपर मैं बार बार कहता हूँ, इसके ऊपर जो भी मर्ज होता है उसमें ज्यादातर कैफाल की थ्रेड खोलते हैं। तो मान लिया ये सही भी हो जाए तब भी कुर्स हाबिस जो है कंफ्यूज कर रहा है ना। और गद्दी पर क्वेश्चन लगवाना, ये इस जगह को गद्दी बोलते हैं, है ना। नहीं कुछ बोलते हैं, ऊपर में गद्दी है, यहाँ पर मतलब कि चांदी और गद्दी पीछे थोड़ा और पीछे, गद्दी पर पसने लगाना, यानी हिजाब हिजामा बिलाश विश्रुत करना, यानी वेट कपिंग करना। तो ये भी सही है, बी भी और ए भी, पढ़िएगा जा करके आपकी किताब में दिया हुआ है। तो ए और बी दोनों सही है, इसलिए सही आंसर जो है वो मोर देन वन होगा, डी। ठीक है। 19 बहुत आसान सवाल है लेकिन थोड़ा सा टफ किया गया है। तूत इनमें से किस मर्ज में निहायत मुफीद है, निहायत मुफीद कर दिया गया है और स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। आप पढ़ेंगे पेज नंबर 111 में, पेज नंबर 111 में बताया गया है कि ये तूत के बारे में बताया गया है। तूत जो है वो हलक के साथ खास करके वाबिस्ता है, हलक के मर्ज को ठीक करता है। हलक जो है वो फ्रेंजाइटिस को बोलते हैं, हलक के औराम को फ्रेंजाइटिस बोलते हैं। लेरिंजाइटिस नहीं बोलेंगे, ब्रोंकाइटिस नहीं बोलेंगे, ऑल दे करके आपको यहाँ पर कंफ्यूज किया गया है। तो इसका सही आंसर है फेरिंजाइटिस, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑल दिया गया है ताकि आप इस सब को एक साथ देख लें। तारीख में बताया गया कि तारीख नामी मछली का मिजाज क्या है, पहले दर्जे में गलकुश, ये सही आंसर है। इसमें और दर्जात देकर के आपको थोड़ा कंफ्यूज किया गया है। कोई सवाल है आप लोगों को, कोई समझ में आया या कोई दिक्कत है तो बताइए।